इंटरनेट के पास ऐसी प्रतिभा है जिससे वो किसी भी चीज से उसकी मासूमियत छीन सकता है और इनसे बच्चों के पसंदीदा क्लासिक्स डिज्नी और स्टूडियो पिक्सार भी बच नहीं सके हैं। विनाश से भरे नर्क और कुछ छिपे हुए राजों से लेकर वास्तविक दुनिया की साजिशों तक, ये थ्योरीज आपको डिज्नी मूवी के पीछे के सिद्धांतों को समझाती हैं। नंबर 10, पीटर पैन, बच्चों को चुराने वाला। अगर देखा जाए तो डिज्नी के पीटर पैन को हम सभी ने अपने बचपन में एंजॉय किया है, और क्यों ना करें, क्योंकि वो खुशी खुशी नेवरलैंड में जो रहता है, एक ऐसी जगह जहां बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते। लेकिन इसके पीछे इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता है कि इसके लिए पीटर पैन बच्चों को बाहरी दुनिया से लेकर आता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का मानना है कि वो बच्चों की आत्माओं को स्वर्ग अथवा नेवरलैंड में लेकर चला जाता है और फिर वे उसी उम्र के रहते हैं जिस उम्र में वे मरे होते हैं। हालांकि 1953 की फिल्म में वैंडी और उसके भाई घर वापस आ जाते हैं, जिसके लिए कुछ लोगों का कहना है कि ये अनुभव उनके लिए मौत से कम नहीं था। लेकिन इसके पीछे एक गहरा सिद्धांत है, वो ये है कि पीटर एक राक्षसी जीव है जो बच्चों को मारता है और फिर उनकी आत्माओं को अपने साथ रख लेता है। क्या ऐसा संभव है? कैप्टन हुक एक असली हीरो है जो पीटर के इन बुरे कामों को रोकना चाहता है। ये थ्योरीज आपको इतनी गलत नहीं लगेंगी जब आप J.M. बेरीज का ओरिजिनल पीटर पैन प्ले पढ़ेंगे। यहाँ पीटर पैन को विलन के रूप में दिखाया गया है जो कि बच्चों को उनके बिस्तर से चुराता है। नंबर 9, फ्रोजन लेदरफेस। फ्रोजन डिज्नी की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म्स में से एक है। विंट्री हिट मूवी में एक प्यारा सा हिरन है जिसका नाम है स्वेन, जो हमेशा ही क्रिस्टोफ के साथ पहाड़ों पर रहता है। जब रेडिट यूजर सुपर क्लाउड 01 ने स्वेन के फर और क्रिस्टोफ की जैकेट की समानता के बारे में पोस्ट किया, तब इस मूवी ने एक अलग मोड़ पकड़ लिया। इस रेडिटर के हिसाब से ऐसा पॉसिबल है कि क्रिस्टोफ की जैकेट किसी हिरन के फर से बनाई गई हो, और हो सकता है कि ये फर स्वेन की माँ का हो। मुझे पता है ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। स्वेन और क्रिस्टोफ बर्फीले शहर में रहते हैं जहाँ चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर प्रैक्टिकली लोकल आइस हार्वेस्टर्स को लगता है कि ये हिरन अब उनके काम का नहीं रहा, तो वे उसका मीट बनाते हैं या फिर उसके फर का इस्तेमाल करते हैं, और मुझे लगता है स्वेन की माँ इस कैटेगरी को बिलोंग करती होंगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि वो अनाथ था इसलिए क्रिस्टोफ के साथ बॉन्ड होना ऑब्वियस था, लेकिन कुछ लोगों का कहना कुछ और ही है। वहीं इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले लोग तो यही कहते थे कि स्वेन अभी भी अपनी माँ को क्रिस्टोफ के कपड़ों में महसूस कर सकता था, इसीलिए वो हमेशा ही उसके साथ रहता था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्वेन को इसके बारे में पता ही ना हो कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने ही उसकी माँ की खाल पहनी हुई है। फिर भी कुछ तो है जो कि क्रिस्टोफ से उसे बांधे रखता है। नंबर 8, मरमेड को मारने वाला हुक। ये सिद्धांत पीटर पैन और डिज्नी की एक और मशहूर मूवी द लिटिल मरमेड के बीच की समानता को दर्शाता है। पीटर पैन में दिखाया जाता है कि जल परियां नेवरलैंड में रहती हैं और उन्हें पायरेट से बहुत डर लगता है। लिटिल मरमेड में ऐसा दिखाया जाता है कि एरियल की मां मर चुकी है, और ये बात इस मूवी की शुरुआत में ही दिखाई गई है कि एरियल की मां की हत्या पायरेट्स द्वारा की जाती है। नेवरलैंड में भी जलपरियां हैं जिनमें से एक एरियल के जैसे नजर आती है और उनके लाल बाल और शैल वाली बिकनी एक जैसी हैं। जलपरियों में पायरेट्स का डर और एरियल की मां की हत्या ये दर्शाती है कि कैप्टन हुक और उसकी टीम इसके लिए जिम्मेदार हो। इसलिए ऐसा हो सकता है कि पीटर पैन में जो एरियल की मां जैसी नजर आती है वो एरियल की मां ही हो जिसे बाद में हुक ने मार दिया हो। और यही कारण है कि नेपच्यून चाहते हैं कि एरियल इंसानों से दूर रहे, क्योंकि वे जानते हैं कि इंसान कितने खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 7, डिज्नी पोलिक्स। पहली नजर में हमें ऐसा लगता है जैसे 1992 की क्लासिक अलादीन मध्य पूर्वी प्रांत में रहता हो, और ऐसा उसके कपड़ों और संस्कृति को देखकर लगता है। लेकिन इस सिद्धांत के साथ एक मॉडर्न एंगल भी जुड़ा है। या तो कोई डिज्नी की मूवी लॉजिक चेकिंग विभाग के साथ छेड़खानी की है, या फिर डिज्नी दूर भविष्य की बात कर रहे हैं। पर ऐसा क्यों है, इसका जवाब तो जिनी की लाइन ही देती है। शुरुआत में ही जिनी कहता है कि ये कपड़े तो 3री सदी के हैं, और बाद में वो कहता है कि 10,000 साल आपके गर्दन में दर्द होने के लिए काफी हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि जिनी को इस चिराग में 10,000 साल पहले तकरीबन 3री सदी में डाला गया था, तो वो दौर जिसका उसने अनुभव किया है, ये संदर्भ फिल्म को जल्द से जल्द 10,300 सीई की तारीख देंगे। लेकिन कई बार जिनी ने 20वीं सदी की मशहूर हस्तियों का रूप धारण किया है, जैसे कि जैक निकोलसन, और हम इन तारीखों को और भी ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि फिल्म के कपड़े और संस्कृति एक अतीत की सेटिंग की ओर इशारा करती है। इसलिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि फैशन खुद को दोहराता है। मुझे ये कहना पसंद नहीं है कि फ्लेयर्स दोबारा से फैशन में आ सकते हैं, और अगर इस मूवी को भविष्य के हिसाब से बनाया गया है तो इसका मतलब यह है कि कोई जादुई कालीन नहीं है, लेकिन इस सभ्यता से जुड़ी हुई कोई नई तकनीक। आखिरकार आर्थर सी क्लार्क के हिसाब से कोई पर्याप्त रूप से उन्नत तकनीक का कोई भी हिस्सा जादू से अलग नहीं है।
कुछ फैंस तो वीडियो गेम भी खेलते हैं जिसमें आप 21वीं सदी के रोड साइंस को भी देख सकते हैं और एटॉमिक बॉम्ब्स भी, जो कि ये सुझाव देता है कि अलादीन की दुनिया एक सर्वनाश के बाद की बंजर भूमि है और हम उस संवेदनशील दौर को भूल सकते हैं जिसके बारे में सिद्धांतकारों का कहना है कि वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का नतीजा है। ये सिद्धांत गलत नहीं है क्योंकि किसे पता है कि आगे जाकर पृथ्वी कैसी दिखने वाली है। नंबर 6, फ्रोजन एक डायवर्जन है। हो सकता है कि डिज्नी के फ्रोजन को आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया हो। मैं आपको समझाता हूँ। एक लेजेंड ने कहा था कि भविष्य में एक दिन जीवन में वापस लाने के लिए वॉल्ट डिज्नी क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए थे और अर्बन लेजेंड्स का तो ये भी कहना है कि उनके शरीर यहीं कहीं डिज्नी वर्ल्ड में हैं। लेकिन ये थ्योरी आपको और भी ज्यादा पागल कर देती है जब आप गूगल करते हैं डिज्नी फ्रोजन। जब से 2013 में ये फिल्म रिलीज हुई है तब से किसी ने भी मृत सेलिब्रिटी के बारे में बात नहीं की है और आपको स्नोमैन और प्रिंसेस की तस्वीरें नजर आएंगी। सिद्धांतकारों का ये कहना है कि ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि वे क्रायोजेनिक थ्योरी पर से सबके ध्यान को भटका सकें। क्या ये कोई संयोग हो सकता है? लेकिन सिद्धांत तब सुलझना शुरू हो जाता है जब आपको पता चलता है कि आपको अपनी सर्च में सिर्फ वॉल्ट शब्द जोड़ने की जरूरत थी और आपको उस लेजेंड के बारे में सभी जानकारियां मिल जाएंगी। नंबर 5, स्वर्ग की ओर। एक सिद्धांत के हिसाब से कार्ल, जो कि एक प्यारा सा लेकिन गुस्से वाला नायक था, उसकी मौत में नींद हो गई जब उसे उसका घर छोड़ने के लिए कहा गया। और तो और उसे सिनेमाई क्लासिक इट्स अ वंडरफुल लाइफ में क्लेरेंस की तरह रसेल वास्तव में एक फरिश्ता है जो कार्ल को स्वर्ग ले जाकर अपने लिए पंख पाना चाहता है और ये बात एक स्काउट बैच द्वारा दर्शाई गई है। आखिरकार कार्ल पैराडाइज जलप्रपात तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो इस सिद्धांत के सच होने की संभावना के सच होने के चांसेस को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। आप तो वैसे इस सिद्धांत के बिना ही काफी दुखी हैं और मैं तो डिज्नी को उन शुरुआती 10 मिनट के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। क्या कोई इस वक्त प्याज काट रहा है मेरे भाई? नंबर 4, ज़ूटोपिया यूएसए। ज़ूटोपिया में निश्चित रूप से विविधता, समावेशिता और पूर्वाग्रह के बारे में सभी मजबूत संदेश हैं, लेकिन इसका और भी गहरा अर्थ हो सकता है। इस मूवी में प्रेडेटर्स यानी कि शिकारी हिंसक होने लगे हैं और ये तथ्य कि शिकारी पहले से डरे हुए हैं इस बात को और भी खराब करते हैं क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने स्वभाव की वजह से ऐसा कर रहे हैं। फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि असल में शिकारियों को ऐसा करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है और ये पूरा प्लान किसी और काम का नहीं बल्कि खुद ज़ूटोपिया की डेप्यूटी मेयर का है। इससे जुड़ी एक बहुत ही अजीब व्याख्या है जो इस सिद्धांत को वास्तविक जीवन की साजिश के सिद्धांत से बांधती है और ये बताती है कि फिल्म अमेरिका में क्रैक कोकीन महामारी पर आधारित है। सिद्धांतकारों का मानना है कि ये एक व्यापक सिद्धांत के साथ संबंध रखता है कि अमेरिकी सरकार कार्य समुदायों को कोकीन के निर्माण और वितरण के लिए जिम्मेदार है और ऐसा करने से ये समुदाय आपस में लड़ने लगता है और खुद के विनाश के लिए जिम्मेदार होता है। ये बाहरी समुदायों में भय की ज्वाला भड़काते हुए सामूहिक हिंसा के माध्यम से उक्त समुदायों के आंतरिक विनाश की अनुमति देता है, कट्टर रूढ़ियों को वैध बनाता है और ये सुनने में वैसा ही लगता है जो ज़ूटोपिया की डेप्यूटी मेयर ने किया है। वो खुद शिकारियों से नफरत करती थीं और वो चाहती थीं कि दूसरे भी उनसे नफरत करें और साथ ही उनका अंत भी होने लगे। क्या ज़ूटोपिया में अमेरिका की तरह नस्लवाद जैसी परेशानी हो रही है? ये एक सम्मोहक सिद्धांत है, लेकिन फिर से ये एक डिज्नी फिल्म है और कंपनी के संस्थापक विचारों में इतने प्रगतिशील नहीं थे और खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे थे। नंबर 3, टॉय स्टोरी का सबसे काला क्षण। फैंस ने टॉय स्टोरी मूवी से जुड़ी कई धारणाएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन जो सिद्धांत फिल्म क्रिटिक जॉर्डन हॉफमैन के द्वारा पेश किया गया वो सबसे गहरा है, जो ये है कि ये मूवी प्रलय की ओर संकेत करती है। शुरुआत में अगर आप देखें तो ये खिलौने आपको अटारी में छुपते हुए नजर आएंगे क्योंकि वे किसी के सामने नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें यही एक जगह छुपने के लिए ठीक लगती है। कुछ लोग इन हालातों को एने फ्रैंक से भी जोड़ते हैं जिसने अपना पूरा युवा जीवन अपने परिवार के साथ अटारी में नाजियों के हाथों मरने से बचाने में बिता दिया। उसके बाद इन खिलौनों को सनीसाइड डे केयर में शिफ्ट कर दिया गया जो माना जाता है कि फिल्म के एकाग्रता शिविर के रूप में कार्य करता है। इसीलिए इन दोनों परिस्थितियों में समानताएं निश्चित रूप से हैं। दोनों ही जगह पर आप तानाशाह को देख सकते हैं। लोटसो हगिंस के आदेश पर हिंसा और जबरदस्ती आम है, यहाँ तक कि इस पिक्चर के अंत में ये खिलौने प्रलय के सामने आते हैं और ये उसी मौत की जैसी थी जैसी यहूदियों ने खुद के प्रलय के वक्त देखी थी। हालांकि ये बच्चों की फिल्म के लिए एक असामान्य विषय लगता है, लेकिन और भी ऐसी कई मूवीज हैं जैसे कि स्टार वॉर्स जिसने नाजी रिजीम से इंस्पिरेशन ली है, इसलिए हम इस संभावना को ठुकरा नहीं सकते। नंबर 2, कार्नेज। पिक्सर की कार्स की कारों में रिव्यू मिरर, दरवाजे और खिड़कियां क्यों हैं? 2006 में फिल्म के रिलीज होने के बाद से इस तरह के सवालों ने इसके पात्रों की गूढ़ शारीरिक रचना के बारे में सिद्धांतों को हवा दी है। सभी वाहनों पर डिजाइन की विशेषताएं मानवों से जुड़ी हुई लगती हैं, लेकिन इस यूनिवर्स में तो इंसान ही नहीं है।
क्यों, सही कहा ना मैंने। एक सिद्धांत का कहना है कि इंसान पृथ्वी पर रहा करते थे, लेकिन उनके द्वारा चलाई गई कारों के अंदर कृत्रिम बुद्धिमत्ता भावना के एक बिंदु तक विकसित हुई और मानव प्रजातियों को मिटाने और बदलने का फैसला किया गया। पिक्सर ने कभी भी ऑफिशियली इसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फ्रेंचाइजीज क्रिएटिव डायरेक्टर जे वॉर्ड ने इस बात पर अपना ठप्पा जरूर लगाया है। एक और अल्टरनेट सिद्धांत है, और वो ये है कि इंसान अभी भी शायद आसपास हो और हमेशा के लिए कार के अंदर कैद हो। तो ये व्हीकल एक खाल की तरह काम करता है, और ये डायग्राम आपको डरावना प्रतीत होता है। इस कार के अंतर्भाग में आप इंसानों और उनके अंगों को गाड़ी से जुड़ा हुआ देख सकते हैं। उनकी आंखें विंडशील्ड से जोड़ी गई हैं, और ये तो बेस शायद उनके खाने पीने के लिए है, ताकि इंसानों को इन कारों में से बाहर निकलने की जरूरत ना पड़े। और ये दोनों ही सिद्धांत आपको समझा सकते हैं कि क्यों कारों की भाषा और संस्कृति और यहाँ तक की कॉस्ट्यूम भी हमारी दुनिया से मिलती है। नंबर 1, खरगोश के बिल में एलिस इन वंडरलैंड पागलपन से भरी कई थीमों को छूता है। चाहे आप कोई भी बुक पढ़ें या फिर कोई मूवी देखें, और इनसे जुड़े कई अजीब सिद्धांत भी हैं। ज्यादातर लोग एलिस इन वंडरलैंड से साइको एक्टिव सब्सटेंस से संबंधित सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि लेविस कैरोल इसके ओरिजिनल लेखक थे और वे एक ज्ञात अफीम उपयोगकर्ता थे। ये भी अफवाह है कि जब उन्होंने किताब लिखी तो वो उत्तेजित थे, लेकिन ये किताब और फिल्म दोनों ही दर्शाती है कि ये कहानी और कुछ नहीं बल्कि एक सपना है। लेकिन सिद्धांतकारों का मानना है कि इसके पीछे और भी कई गहरे राज हैं, और ये फिल्म पूरी तरह से अलॉजिकलिटी से घिरी हुई है, और ये अलग ही संभावनाओं को दर्शाती है, जो कि कभी कभी ये भी दर्शाती है कि एलिस सामान्य बचपन की कल्पना के दायरे से परे जा रही हैं और एक अलग मनोविकृति में घूम रही हैं, जहां से वे बाहर नहीं आ सकती। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि खरगोश के बिल में से गिरना एक प्रकार का पागलपन है, जिससे बच पाना आसान नहीं है। आखिरकार फिल्म में वंडरलैंड की पागल दुनिया अंत में एलिस से दूर हो जाती है। ये वास्तव में कभी भी खरगोश के क्षेत्र से बाहर नहीं निकलती है, और ये व्हाइट रैबिट, मैड हैटर और क्वीन ऑफ हार्ट्स के पात्रों का उल्लेख कई लोगों ने जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का प्रतिनिधित्व करने के रूप में सिद्धांत दिया है। जब इस डिज्नी मूवी के अंत में एलिस होश में आती हैं और इसकी इस स्थिति को देखकर उसकी टीचर को आश्चर्य नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वो सब कुछ जानती हैं, लेकिन उसकी कुछ मदद नहीं कर सकती। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो टावर जो इस मूवी के फाइनल शॉट में दिखाया गया है, वो कोई रिलीजियस असाइलम भी हो सकता है, जहां दिमागी तौर से बीमार लोगों को रखा जाता है, और एलिस को भी वहीं ले जाया जा रहा है। बाप रे, कितनी चौंकाने वाली बात है। क्या इनमें से कोई भी थ्योरी आपको सही लगती है, और इनमें से किस थ्योरी ने आपको सबसे ज्यादा डराया है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।